नमस्कार दोस्तों, एडीआल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पिता बना बोझ। मंदिर के पंडित ने कहा, चुपचाप सभी लाइन से बैठ जाओ, सबको खाना और कंबल मिलेगा। वहाँ मौजूद गरीब लोग जल्दी से मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गए। तभी वहाँ एक बड़ी सी गाड़ी आती है और उनमें से कुछ लोग उतरते हैं और वहाँ मौजूद गरीबों को खाना और कंबल बांटने लगते हैं। आराध्या वहाँ मौजूद बच्चों और बूढ़ों के लिए अलग अलग से स्वेटर लेकर आई थी और वहाँ वह गरीबों को एक किनारे ले जाकर दे रही थी। जब सभी गरीबों को स्वेटर, खाना और कंबल देते हुए जब वह एक आखिरी गरीब के पास पहुंची तो वह बड़ी हैरानी से उस बूढ़े को देखने लगी। वह बूढ़ा सर झुकाए बैठा था। उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब दिख रही थी। फटे पुराने कपड़े, फटी चप्पल ठंड से ठिठुर रहा था। आराध्या जब अच्छे से उस बूढ़े का चेहरा देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसके हाथ से सारा सामान गिर जाता है, जिस पर वह बूढ़ा उससे कहता है कि यह मैं रख लूं बेटा, बड़ी ठंड लगती है, एक कंबल से मेरा गुजारा नहीं होता, तुम चाहो तो मुझे खाना मत देना। आराध्या उस बूढ़े की बात सुनकर रो पड़ती है और कहती है, पापा आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी गुड़िया, आप यहाँ और इस हालत में। वह बूढ़ा आराध्या की बातें सुन रहा था पर वह शायद कुछ समझ नहीं पा रहा था और आराध्या को बस देखे जा रहा था। तभी मंदिर के पंडित जी पीछे से आकर कहते हैं, क्या तुम इन्हें जानती हो? आराध्या बोली, हाँ जानती हूँ, यह मेरे पिता जगदीश सक्सेना हैं। बिटिया कौन है, कहाँ से आए हैं, यह तो पता नहीं, बस एक दिन इन्हें यहाँ कोई बिठा कर चला गया, तब से यह यही मंदिर के बाहर ही रहते हैं। और ताज्जुब की बात तो यह है, इन्हें अपने जीवन के बारे में कुछ भी याद नहीं, पर तुम कह रही हो यह तुम्हारे पिता हैं, फिर इनकी ऐसी हालत कुछ समझ नहीं आया। पंडित ने कहा तो आराध्या बोली, पंडित जी मेरे पापा को मेरे भैया समीर अपने साथ अमेरिका ले गए थे और तब से रोज मेरी बात पापा से फोन पर होती है। फिर यह यहाँ क्या कर रहे हैं और वह भी ऐसी हालत में? मैं खुद हैरान हूँ, या तो पापा को भैया ने यहाँ छोड़ा है या पापा वहाँ से खुद ही चले आए होंगे। अब इन्हें तो कुछ भी याद नहीं, जो इनसे पूछूं आखिर माजरा क्या है। अब तो पूरी बात वही बता सकते हैं, अभी फोन करती हूँ भैया को। यह कहते हुए आराध्या समीर को फोन लगाने लगी। समीर के फोन उठाने के बाद, हेलो भैया कैसे हो, क्या कर रहे थे? आराध्या ने पूछा। कुछ नहीं, बस तुम्हारी भाभी के साथ बाहर शॉपिंग करने जाने की तैयारी कर रहा था। तुम बताओ, आज तो तुम्हारे यहाँ पूजा हवन है ना, हो गई क्या उसकी तैयारी? समीर ने पूछा। हाँ बस वही चल रही है भैया, जरा पापा को फोन देना। वह क्या है, उन्हें पूजा पाठ काफी पसंद है ना, तो सोचा वीडियो कॉल पर ही उन्हें दिखा दूं। आराध्या ने कहा। अच्छा रुक, क्या कहते हुए समीर पापा पापा कहते हुए फोन देने लगता है। उधर से बिल्कुल आराध्या के पापा की ही आवाज आती है, जो कहते हैं, हाँ गुड़िया बोल बेटा, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं तो दवाई खाकर सो रहा था, तू फिर कभी वीडियो कॉल कर लेना। उसके बाद समीर फोन पर कहता है, वह क्या है आराध्या, पापा को यहाँ की ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए थोड़े सुस्त हो गए हैं, तो फिर कभी बात कर लेना। समीर के इस बात से आराध्या हैरान हो जाती है और उसने सोचा, जब पापा यहाँ मेरे सामने बैठे हैं तो फोन पर वह आवाज़ किसकी थी। फिर उसे याद आया कि जब से भैया विदेश गए हैं तब से वह कभी भी वीडियो कॉल नहीं करते, इस बात पर करके फ़ोन रख देते हैं। जब भी उसे वीडियो कॉल करने की कहती थी तो वह कोई न कोई बहाना बना ही देता था। आखिर यह सब क्या हो रहा है, आराध्या ने सोचा और फिर वह जगदीश जी को अपने साथ ले गई। वह अपने पति आनंद से कहती है, नहीं पता आनंद, ये पापा को क्या हो गया है, और जब भैया इन्हें अमेरिका ले गए थे तो यह यहाँ इस हालत में कैसे?
यह ना तो मुझे पहचान रहे हैं और उधर भैया भी पता नहीं किससे इतने दिनों तक मेरी बात करवाते आए हैं। आराध्या, तुम्हें पक्का यकीन है ना यह पापा ही हैं? क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, यह ना तो तुम्हें पहचान रहे हैं, ऊपर से उधर भैया ने भी तुम्हारी बात पापा से करवाई। ऐसा तो नहीं कहीं यह कोई बहरूपिया हो? आनंद ने कहा तो आराध्या बोली, यह कैसी बातें कर रहे हो आप? यह मेरे पापा ही हैं और मैं अपने पापा को नहीं पहचानूंगी क्या? यहाँ कोई बड़ी साजिश हुई है, पर कैसे पता करूं? भैया इतनी दूर बैठे हैं और फोन पर तो वह सच्चाई बताएंगे नहीं, और यहाँ पापा भी सब कुछ भूल कर बैठे हैं। आखिर सच्चाई का पता करूं तो कैसे? आराध्या ने कहा तो आनंद कहता है, आराध्या यह सब बाद में करेंगे, अभी सबसे ज्यादा जरूरी है पापा का इलाज करवाना। एक बार पापा ठीक हो जाएं, बाकी तो सब कुछ अपने आप ही सही हो जाएगा। ठीक कह रहे हो आप। यह कहकर आराध्या अपने पिताजी के बेड पास बैठकर कहती है, पापा आपको अपनी गुड़िया याद नहीं? पापा आपकी तो जान बसती थी हम में, फिर आप हमें कैसे भूल सकते हैं? कुछ तो याद कीजिए, कुछ तो बताइए। पापा, आराध्या जगदीश जी से यह सब बातें कहते कहते रोने लगी जाती है। बिटिया कौन हो तुम? मैं सच में तुम्हें नहीं जानता, पर यह जो काम कर रही हो ना गरीबों की मदद करने का, वह बहुत ही नेक काम है। तुम्हें पता है उन बच्चों को जब रात में ठंड लगती है तो वह काफी रोते हैं। आज वह भी चैन से सो पाए होंगे। भगवान तुम्हारा भला करेंगे, जगदीश जी ने आराध्या को आशीर्वाद देते हुए कहा। आराध्या बोली, पापा यह भी तो आप ही ने सिखाया है कि जब कि आपकी किसी की मदद करने के लायक हो तो जरूर करो। पापा भले ही अभी आपको कुछ याद नहीं, पर मुझे सब कुछ याद है, और अब आपकी यह बेटी आपकी भी मदद करेगी। अगले दिन आराध्या जगदीश जी को डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर उसे कहते हैं ये किसी गहरे सदमे की वजह से है। अपनी याददाश्त खो चुके हैं। ऐसे मरीजों का वापस से याददाश्त आना बड़ा मुश्किल होता है, पर कभी कभार अगर वही मंजर इन्हें दोबारा नजर आ जाए जिससे इन्हें सदमा लगा है तो याददाश्त वापस आ जाती है। पर मुझे इनके कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, फिर उनकी हालत कहाँ तक बेहतर की जा सकती है उसकी कोशिश करेंगे। आराध्या यह सुनकर काफ़ी मायूस हो जाती है और फिर वह जगदीश जी को घर वापस लेकर आ जाती है। घर आकर वह आनंद से कहती है, आनंद आज से पहले कभी मैंने खुद को इतना लाचार महसूस नहीं किया। मुझे लग रहा है कि पापा के साथ जरूर कुछ ना कुछ बुरा हुआ है, पर कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। करूँ तो क्या करूँ जो पापा ठीक हो जाएं और मुझे सब कुछ पता चल जाए। देखो आराध्या, डॉक्टर के कहे मुताबिक पापा को वापस से वही मंजर याद दिलाने से ही उनकी याददाश्त वापस आएगी, पर जब हमें पता ही नहीं होगा कि पापा को सदमा कौन सी बात पर लगा है, हम वह मंजर उन्हें कैसे दिखा सकते हैं। अब तो एक ही रास्ता है, हमें सब कुछ अब बस समीर भैया ही बता सकते हैं। आनंद ने कहा, पर भैया जो इतने दिनों से झूठ बोलते आए हैं, मुझे वह अब क्यों सच बताएंगे? भैया को अमेरिका गए लगभग 1 साल से भी ज़्यादा हो गया और तब से पापा इसी हाल में जी रहे थे, और मैं बेवकूफ़ यहाँ से दूर बैठी यही समझती रही कि पापा अमेरिका में आराम से हैं। क्यों मेरे दिमाग में एक बार भी यह बात नहीं आई कि पापा को भैया कभी वीडियो कॉल पर आने क्यों नहीं देते? आराध्या ने कहा तो आनंद बोला, आराध्या तुम्हारी तकलीफ अभी मैं समझ सकता हूँ, पर यह वक्त भावनाओं में बहने का नहीं है, एक ठोस कदम उठाने का है। समीर भैया सच्चाई तो खुद नहीं बताएंगे, उल्टा अगर उन्हें पापा के बारे में पता लग गया तो वह इंडिया कभी वापस नहीं आएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले उन्हें यहाँ धोखे से बुलाना होगा, और सिर्फ एक ही चीज़ है जो उन्हें यहाँ बुला सकती है, वह है पैसा। तुम भैया को फ़ोन कर कहोगी कि पापा की कोई कंपनी से ऑफ़र आई है,
पूरे 1 करोड़ की, और वह पापा को यहाँ आकर साइन करने के बाद ही सीधे उनके अकाउंट में मिलेगी। उसे कुछ शक ना हो उसके लिए कहना, पापा से पूछना जरा कि ऐसी कौन सी कंपनी में पैसे लगाए थे जिससे इतना बड़ा ऑफर आया है और जिसमें उन्होंने पते पर मेरे घर का पता डाला था। जब तुम ऐसा पूछोगी तो वह या तो कोई बहाना बनाने लगेगा या फिर हाँ पापा हाँ कह रहे हैं। 5 पैसों की बात सुनते ही वह ज़रूर आएगा। तब हम उसकी गिरेबान पकड़ लेंगे और जब वह आएगा पहले हम देखेंगे कि पापा को साथ ना लाने का वह क्या बहाना बनाते हैं। तब तक पापा को कहीं छुपा कर रखना होगा। आनंद ने कहा। इस रात जब जगदीश जी जब सो रहे थे वह नींद में जोर जोर से चीखते हुए कहने लगे, मैंने नहीं मारा उसे, मैंने नहीं मारा उसे। बेटा तू यकीन कर, आराध्या जगदीश जी के कमरे में ही सोई थी। वह इस आवाज से उठ बैठ गई पर उसने जगदीश जी को नहीं जगाया। उसे लग रहा था कि नींद में ही शायद पिताजी कुछ काम की बातें बता देंगे, पर वह इन शब्दों के अलावा कुछ नहीं बोले और शांत होकर वापस से सो गए। अगले दिन आराध्या समीर से फोन पर यही सारी बातें कहती है जैसा उससे आनंद ने कहा था। फिर आराध्या कहती है, जरा पापा को फोन देना, जिस पर समीर बोला, अरे पापा अपने हम उम्र दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, इस समय पूरे दिन घर पर रहकर बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं ही कहता हूँ चले जाया करें। अरे मैं उन्हें बता दूंगा और अगर आने की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर आऊँगा। एक बात बता, अगर सिर्फ मैं आऊँ तो चलेगा? वह क्या है ना, पापा की अब उम्र भी काफ़ी हो गई है तो इतना लंबा सफ़र उनसे किया नहीं जाता। भैया ऑफर पापा के नाम पर आया है तो उनकी साइन चाहिए होगी ना, पर क्योंकि उन्होंने नॉमिनी में आपको रखा है तो मैं वकील से पूछती हूँ कि सिर्फ आपके साइन से काम होगा या नहीं। यह कहकर आराध्या फ़ोन रख देती है। अगले दिन वह वापस से समीर को कॉल करके कहती है, हाँ भैया सिर्फ आपके साइन से भी काम हो जाएगा। तो इस पर समीर कहता है, ठीक है मैं जल्दी ही टिकट करवा कर आता हूँ। वह तुम्हारी भाभी भी आना चाहती हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं ना हमें वहाँ आए हुए। हाँ हाँ भैया आप सब आइए, काश कि पापा भी आ पाते तो उनसे भी मिलना हो जाता, पर आप और भाभी दोनों आ जाएंगे तो पापा की वहाँ देखभाल कौन करेगा? आराध्या ने कहा। तो समीर बोला, यहाँ पापा के लिए फुल टाइम देखभाल करने के लिए एक नौकर है जो पापा की अच्छे से देखभाल करता है, और कुछ दिनों की ही तो बात है। इतना कहकर समीर फ़ोन रख देता है। फ़ोन रखने के बाद आराध्या आनंद से कहती है, कैसे झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। आओ भैया, जो तुम्हारे झूठ का करारा जवाब न दिया तो मेरा नाम भी आराध्या नहीं। आनंद कहता है, आराध्या हमें बड़े सतर्क होकर पूरा काम करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि समीर के यहाँ आने से पहले उसे सब कुछ पता चल जाए। एक दिन आराध्या जगदीश जी को पार्क में घुमाने ले जाती है। वहाँ बैठे अपने पापा को कुछ पुरानी तस्वीर दिखा रही थी, पर जगदीश जी उन तस्वीरों में किसी को नहीं पहचान रहे थे, बस एक अनजान की तरह ही देख रहे थे। यहाँ तक कि वह अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान रहे थे। पर जैसे ही आराध्या ने फ़ोन पर तस्वीर बदलते बदलते जगदीश जी को समीर की तस्वीर दिखाई तो जगदीश जी के चेहरे का हाव भाव ही बदल गया। वह एकाएक बोल पड़े, अरे ये तुम्हारे घर वालों के बीच में क्या कर रहा है? तभी आराध्या उत्तेजित होते हुए बोली, आप जानते हो इन्हें कौन है या क्या किया था इन्होंने? इससे पहले जगदीश जी कुछ बताते एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आकर आराध्या से कहते हैं, अरे आराध्या बेटा, कितने दिनों बाद हमारा मिलना हो रहा है, तुम लोगों से और जगदीश से। यह अमेरिका से कब आया? अरे महेश अंकल आप कैसे हैं? आराध्या ने पूछा। बेटा मैं तो ठीक हूँ, जब से इस मोहल्ले से दूर गया हूँ तब से लगभग रिश्ता ही टूट गया। उम्र हो गई है, ज़्यादा घर से निकलना नहीं हो पाता। जगदीश से तो तब मिला था जब यह अमेरिका जाने वाला था।
उसके बाद यह कब आया? और तुम जगदीश आने के बाद मुझे एक फ़ोन तो कर सकते थे ना। हम लोग पड़ोसी कम दोस्त ज़्यादा थे। थोड़ी दूर क्या चला गया, सारे रिश्ते ही तोड़ दिए। महेश जी ने कहा, अंकल क्या बताऊं आपको, पापा को अभी कुछ भी याद नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे मैंने पापा को किस हालत में देखा। हमारे बहुत कोशिशों के बाद आनंद का ट्रांसफ़र इसी शहर में हो पाया है। मेरे सास ससुर का भी हमारे अलावा कोई नहीं है। और मैं सोच रही थी पापा भी भैया के साथ अमेरिका में बस गए हैं, तो चलो एक ही शहर में रहकर पूरे परिवार के साथ रह पाएंगे। यहाँ आने के बाद अपनी मन्नत पूरी होने पर माता के मंदिर के बाहर गरीबों में कुछ दान कर रही थी, तभी पापा को भी वहाँ भिखारी की लाइन में बैठे भीख मांगते देखा। मैं बता नहीं सकती अंकल उस वक्त मुझ पर क्या बीती। सोचा था पापा अमेरिका में आराम से हैं, पर यहाँ तो पापा की ऐसी हालत। अब इनके साथ क्या हुआ ना तो यह बता सकते हैं ना ही भैया बताएंगे। आराध्या ने कहा तो महेश जी बोले, बेटा जब उसने मुझे अमेरिका जाने की बात बताई थी, वह भी समीर के साथ, तभी मुझे यह बात खटकी थी, क्योंकि समीर और उसकी पत्नी कभी जगदीश को पसंद नहीं करते थे। दोनों को जगदीश बोझ लगता था, कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे। यह अक्सर आकर अपना दुख मुझे बताया करता था। एक बार की बात है, जब ये मुझसे मिलने आया तो उसने कहा, महेश एक कप चाय पिलाएगा? मैंने अपनी बहू से कहकर चाय मंगवा दिया। चाय आने के बाद भी यह कुछ कहना चाह रहा था, पर कह नहीं पा रहा था, और मेरे पास हमेशा अपने बेटे बहू से छुप छुप कर आया करता था। जब मैंने पूछा, जगदीश कोई परेशानी है क्या, तो यह मुझसे कहने लगा, महेश क्या तू मुझे कुछ खिला सकता है? बहुत भूख लगी है यार। पर यह बात समीर या बहू को मत बताना। वह क्या है ना, सुबह से यह दोनों कहीं चले गए हैं। मुझे यह भी नहीं पता कब आएंगे। मैंने सोचा मेरा खाना फ्रिज में रख कर गए होंगे, पर घर में कोई खाना नहीं था। बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, पैसे भी नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। फिर इसने मुझे कहा, यार कुछ खिला दे, शुगर का मरीज हूँ, ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रह पाता हूँ। फिर मैंने इसे खाना दिया। यह तो रही उस दिन की बात। आए दिन तो तुम्हारे घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी, जिसे मेरा परिवार भी सुनता था। एक रोज़ तो थक कर मेरे बेटे ने पुलिस को ही बुला लिया ताकि यह सब बंद हो जाए, पर हमें क्या पता था मेरा यह कदम हमें जगदीश से ही दूर कर देगा। पुलिस तो चले गए, पर जगदीश बिल्कुल बदल गया। वह मुझसे अब बात नहीं करता और ना ही मेरे घर आता। फिर एक दिन अचानक आकर कहता है कि मैं अपने बेटे के साथ अमेरिका जा रहा हूँ। अरे मैंने ही गलत समझ लिया था अपने बेटे को। चल यार चलता हूँ। फिर पता नहीं कब मिलना हो पाए, तो हमें लगा चलो ठीक है, जो इसका सब कुछ सही हो गया। और इन लोगों को मैंने अपनी आँखों से घर को ताला लगाकर बाहर निकलते हुए देखा। फिर कुछ दिनों बाद हम भी अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। फिर तब से जाकर आज मिल रहा हूँ। महेश जी ने कहा। महेश अंकल की बातें सुनकर आराध्या बोली, इतना सब कुछ चल रहा था, पर पापा ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया, इन सब में भैया की कोई न कोई बड़ी प्लानिंग ही होगी। हाँ बेटा, इसे मैंने कई बार कहा भी था कि तुझे सब कुछ बता दे, पर यह कहता, अभी मेरी कितनी और कितनी ज़िंदगी बची ही है, क्यों खामखा अपनी बच्ची को भी परेशान करूं। बेटा तो पहले ही मुझसे परेशान है। महेश जी ने कहा तो आराध्या बोली, अंकल काश पापा की इस हालत की वजह मैं जान पाती, फिर बताती भैया को कि किसी के साथ इतना बुरा व्यवहार करना क्या होता है। तभी महेश अंकल बोले, बेटा अगर इन सब में मेरी कोई मदद चाहिए तो बेझिझक बताना।
कितना हंसमुख हुआ करता था मेरा दोस्त। बेचारे पर ऐसी क्या बीती जो इसकी ऐसी हालत हो गई। इतना कहकर महेश जी वहाँ से चले गए और उधर आराध्या अपने पिता को लेकर घर वापस आ गई और उन्हें वापस से समीर की तस्वीर दिखाकर पूछने लगी, क्या आप इन्हें जानते हैं? जगदीश जी को कुछ याद नहीं आया। दिन बीतते गए और एक दिन समीर भी आ गया। समीर के आने से पहले ही आराध्या ने जगदीश जी को छुपा दिया था। समीर जाकर आराध्या से कहता है, कब चलना है साइन करने? अरे भैया, अभी अभी तो आए हो, यह सब तो हो ही जाएगा, इतनी भी क्या जल्दी है, जरा हमारे साथ भी अच्छे से मिल लो। आराध्या के यह कहते ही समीर कहता है, अरे नहीं नहीं, हम अपने लिए परेशान नहीं हैं, पापा के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं। वह उन्हें वहाँ अकेले छोड़कर आए हैं ना, इसलिए। हाँ सही कहा भैया, एक बार पापा को कॉल तो करो, एक काम करो वीडियो कॉल ही कर दो, आखिर पता तो चले अकेले ठीक ठाक तो हैं ना। आराध्या ने कहा तो समीर बोला, अरे नहीं नहीं, अभी पापा की दवा खाकर सोने का समय है। मेरी अभी उनकी देखभाल करने वाले नौकर से बात हुई है, वह अभी अभी सोए हैं, बाद में बात करवा दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, तुम ही ना ही सही, मैं ही तुम लोगों को पापा से मिलवा देती हूँ। आराध्या के ऐसा कहते ही आनंद पीछे से जगदीश जी को लेकर अंदर आ जाता है, जिसे देखकर समीर और उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या हुआ भैया, इतना चौंक क्यों रहे हो? तुम लोगों को क्या लगा कि इतना बड़ा कांड करके तुम लोग बच जाओगे? हरे कंपनी का ऑफर तो बस एक बहाना था तुम लोगों को यहाँ बुलाने का। असल में तो तुम लोगों की पूरी सच्चाई पापा ने मुझे पहले ही बता दी थी। अब तुम लोग अमेरिका नहीं, जेल जाओगे। आराध्या ने कहा तो समीर हड़बड़ा कर बोला, क्या पापा ने बताई है? पर इनकी तो याददाश्त ही चली गई थी, फिर इन्होंने कैसे बताया? अरे वह तो सब पता है तुम्हें, चलो। अच्छा हुआ, अब पापा के साथ क्या हुआ और उनकी ऐसी हालत कैसे हुई, अब तुम मुझे बताओगे, वरना कुछ ऐसे सबूत हैं मेरे पास जिससे तुम्हारा वापस अमेरिका लौटना सपना ही बन जाएगा। और अगर अपना पूरा सच बता दोगे तो शायद मुझे तुम पर तरस आ जाए और मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। आराध्या ने कहा तो समीर बताने लगा कि वह क्या है ना आराध्या, पापा की बढ़ती उम्र हम पर बोझ बन गई थी। हम उनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, इसलिए हम पिताजी को बिना बताए उस घर को बेचकर हमेशा के लिए अमेरिका जाना चाहते थे। पर पता नहीं पापा को यह बात कैसे पता चल गई और वह इस घर को बेचना ही नहीं चाहते थे। वह तो सोच रहे थे कि अमेरिका वह हमारे साथ रहने जाएंगे। तो हमने सीधी उंगली से घी ना निकलते हुए देखा तो उंगली टेढ़ी करने की सोची। मेरी पत्नी ने एक प्लान बनाया जिसमें मेरी पत्नी चाकू लेकर पापा के सामने आकर कहती है, पापा जी, जो आपने कागजात पर साइन नहीं किया तो मैं अपने हाथ की नस काट कर अपनी जान दे दूंगी। मैं भी नाटक कर उसे ऐसा करने से रोकने लगा तो पापा को लगा कि मेरी पत्नी सच में ऐसा करेगी, तो वह बुरी तरह घबरा कर उन कागजात पर साइन कर देते हैं। जिसके बाद भी मेरी पत्नी चाकू को ऐसे अपने हाथों पर चलाती है जिससे प्लान में पहले से फिट किया हुआ नकली खून का पैकेट फट जाता है और वह गिरकर मर जाने का नाटक करने लगती है। दरअसल यह इसलिए किया ताकि हमें पापा को अपने साथ ना ले जाना पड़े। पापा मेरी पत्नी के नकली खून को असली समझ बैठे और बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्हें इतना गहरा सदमा लगा और वह सब कुछ भूल गए। हमने देखा यह अच्छा मौका है हमारे लिए और हमने मौका देखकर लगभग तुझे लेकर सभी को हमारे अमेरिका जाने की बात पता थी और हमने पापा की याददाश्त चले जाने का फ़ायदा उठाया और उन्हें अपने साथ लेकर निकले तो पर बीच रास्ते में ही छोड़ दिया, क्योंकि हमें पता था ना तो पापा अपने घर जा पाएंगे
और ना ही तेरे घर पर पहुंच पाएंगे और ना ही किसी को अपना परिचय दे पाएंगे। पर पता नहीं यह तुम्हें कैसे मिल गए। समीर ने कहा, अभी भी एक बात छुपा रहा है नालायक। बताना किस तरह तुम लोगों ने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश भी की थी। वह तो भला हो उस बिल्ली का जिसने मेरा खाना खा लिया और मेरी जगह वह मर गई। वहाँ खड़े जगदीश जी भी अचानक से बोल पड़े। आपको सब याद आ गया पापा? आराध्या ने कहा। हाँ बेटा, जब यह हमारी कहानी बता रहा था तभी मुझे सब कुछ याद आ गया, पर मैं देख रहा था कि आखिर मेरी मरी हुई बहू जिंदा कैसे हो गई। जगदीश जी ने कहा। तभी आराध्या बोली, भैया इतना कुछ करते रहे, जरा सा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? अरे यह पापा हैं हमारे, लगभग 1 साल से भी ज़्यादा ये सड़क पर जी रहे हैं और आगे भी एक दिन ऐसे ही चले जाते, तब भी तुम हमें यही कहते कि पापा का अंतिम संस्कार कर दिया। इतने दिनों से जो तुम पापा की आवाज़ सुना रहे थे वह कैसे कर रहे थे? आराध्या ने कहा। तो समीर बोला, वह तो एक आवाज़ को रिकॉर्ड कर एक ऐप के ज़रिए करता था ताकि किसी को कोई शक ना हो। तभी आराध्या कहती है, सॉरी भैया, अब आप दोनों कभी अमेरिका नहीं जा पाएंगे क्योंकि पुलिस आ रही है और वह आप दोनों को असली जगह ले जाएगी और सबूत के लिए सारी बातें रिकॉर्ड हो भी गई हैं। नहीं आराध्या, माफ़ कर दे मुझे। समीर और उसकी पत्नी दोनों हाथ जोड़कर विनती करने लगे। पापा आप तो कुछ कहिए ना, बड़ी मुश्किल से अमेरिका में सेटल हो पाया हूँ, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस पर जगदीश जी ने समीर को एक चांटा लगाकर कहा, अब क्यों माफ़ी मांग रहा है? जा, तू और तेरी पत्नी मिलकर कोई और योजना बना मुझे मारने की। बेटा, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती पर वह सबके कर्मों का फल दे ही देता है। फिर पुलिस आकर समीर और उसकी पत्नी को ले जाती है। उसके बाद आराध्या जगदीश जी के गले लगकर कहती है, पापा आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप ठीक हो गए। आपसे कोई और भी मिलने आया है, वह देखिए। तभी महेश जी आते हैं और कहते हैं, क्यों भुलक्कड़, मुझे पहचाना कि नहीं? इस पर जगदीश जी हंसते हुए बोले, हाँ तुझे कैसे भूल सकता हूँ यार, पर एक बात बता, तू तो बड़ा खुश था अमेरिका जाने के लिए, कहीं से भी ऐसा नहीं महसूस होने दिया कि समीर तुझ पर जोर डाल रहा है? महेश जी ने कहा, हाँ क्योंकि कुछ दिनों से दोनों बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे थे। मुझे तो बाद में पता चला कि यह इस घर को बेचकर हमेशा के लिए मुझे जहर देकर जान से मारने का इरादा बना रहे हैं। तभी मैंने विरोध किया, पर देखो क्या से क्या हो गया। जगदीश जी ने कहा, वह तो शुक्र मनाओ तेरी बेटी और दामाद का, वरना महेश जी ऐसा कह ही रहे थे। तभी आराध्या कहती है, बस कीजिए आप लोग, अब तो खुशी मनाने के दिन आए हैं, तो भूल जाइए पुरानी बातों को। और फिर सभी हंसने लगते हैं। अब जगदीश जी को आराध्या ही अपने घर में प्रेम पूर्वक रखने लगी। समीर और उसकी पत्नी ने कई बार जगदीश जी से मिलने की कोशिश भी की, मगर आराध्या ने अपने घर के चौकीदारों को साफ साफ कह दिया था कि उन्हें किसी भी कीमत पर घर के अंदर ना आने दिया जाए। सच कहा गया है कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन फट ही जाता है। वैसे ही हुआ समीर और उसकी पत्नी के साथ भी। अगर उन्होंने निर्दोष जगदीश जी को जहर देकर मारने की कोशिश ना की होती तो उन्हें भी जेल की हवा नहीं खानी पड़ती और सभी लोग हंसी खुशी से अपना अपना जीवन जीते। भगवान ने हम मनुष्य को अपने कर्म करने के लिए जन्म दिया है, लेकिन इस कलयुग में मनुष्य को पैसों के आगे अपने माँ बाप ही बोझ लगने लगते हैं और इन्हीं माँ बाप को अपने आप से दूर करने के लिए मनुष्य न जाने कितने कुकर्म कर डालते हैं और अपनी ज़िंदगी नरक बना लेते हैं, साथ ही साथ अपने पाप का घड़ा भी भर लेते हैं।
जैसे माँ बाप हमें बचपन में पाल कर इतने बड़े करते हैं, वैसे बुढ़ापे में हमें भी माँ बाप की सेवा करके अपने कर्म को सार्थक बनाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी अच्छी लगी हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।